सोचिए आप पूरी ऊर्जा के साथ टेनिस खेल रहे हैं, एकदम फुल एनर्जी में। अच्छा। हाँ, मतलब आपने एक बेहतरीन सर्व किया और उम्मीद कर रहे हैं कि सामने से बॉल वापस आएगी, लेकिन बॉल वापस आती नहीं। आती है, लेकिन अचानक आपको एहसास होता है कि कोर्ट के उस पार कोई खिलाड़ी नहीं है, बल्कि एक कंक्रीट की दीवार है। ओहो, मतलब आप जो भी कर लें कोई फायदा नहीं। बिल्कुल, आप कितनी भी अच्छी सर्विस करें, गेंद बस दीवार से टकराती है और दोगुनी स्पीड से सीधे आपके ही चेहरे पर वापस आ जाती है। ये तो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन है ना? और रोजमर्रा की जिंदगी में हम सबने ऐसे लोगों का सामना किया है। मतलब वो लोग जो कभी सुनते ही नहीं है, 100%। जिनके लिए हर बातचीत बस एक जंग की तरह होती है। एग्जैक्टली। और जिनसे तर्क करना या लॉजिक से बात करना लगभग असंभव होता है। और आज की हमारी इस डीप डाइव का फोकस यही है। और हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है वो बहुत ही दिलचस्प है। हाँ, हमारे पास द आर्ट ऑफ मैनेजिंग इम्पॉसिबल पर्सनैलिटीज के नोट्स का एक बहुत ही शानदार स्टैक है। और आज का हमारा जो मिशन है ना, वो बहुत साफ है कि हम इन चीजों को डिकोड करें। जी, बिना किसी भारी साइकोलॉजिकल जार्गन के, बस आसान भाषा में ये समझना कि ऐसे असंभव लोगों के साथ कैसे डील किया जाए, ताकि हमारी खुद की दिमागी शांति बनी रहे। देखिए, इस विषय की अहमियत इस बात से ही समझी जा सकती है कि ऐसे लोगों के साथ सिर्फ 5 मिनट की बातचीत आपका पूरा दिन खराब कर सकती है। अरे, पूरा हफ्ता खराब कर सकती है। बिल्कुल। क्योंकि ये सिर्फ एक संवाद या बातचीत का मसला नहीं है, ये सीधा हमारे नर्वस सिस्टम और हमारी एनर्जी से जुड़ा है। सही बात है। इन नोट्स में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये हमें सामने वाले को हराने का कोई तरीका नहीं बताते। अच्छा, तो फिर क्या बताते हैं? ये हमें उस अंतहीन एनर्जी चूसने वाले लूप से खुद को बचाने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क देते हैं। वाओ! और अगर मैं सही समझ रही हूँ तो ये फ्रेमवर्क शुरू ही एक बहुत बड़े रियलिटी चेक से होता है। एकदम सही। क्योंकि देखिए, जब हम किसी ऐसे इंसान से टकराते हैं जो बिल्कुल इलॉजिकल बातें कर रहा हो, तो हमारी पहली नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या होती है? यही कि हम उसे समझाएं। हाँ, हम सोचते हैं कि अगर हम उन्हें सही फैक्ट्स बता देंगे या अच्छे से लॉजिक समझा देंगे तो वो मान जाएंगे। हम सोचते हैं कि वो खुद को सुधार लेंगे। एग्जैक्टली। जो कि इस पूरी डायनामिक की सबसे बड़ी और सबसे आम गलती है। मतलब हम शुरू में ही हार जाते हैं। बिल्कुल। नोट्स इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि हम इन लोगों से निपटने में इसलिए फेल नहीं होते कि हमारे तर्क कमजोर हैं। तो फिर क्यों फेल होते हैं? हम इसलिए फेल होते हैं क्योंकि हमारी अप्रोच ही गलत है। हम उन्हें फिक्स करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अगर हम ऐसे लोगों के साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर को देखें ना, तो इनमें 2 चीजें बहुत एक्सट्रीम लेवल पर होती हैं। वो 2 चीजें क्या हैं? पहला, इनका सेल्फ डाउट यानी खुद कर शक करने की क्षमता लगभग 0 होती है। अच्छा, मतलब उन्हें लगता है वो परफेक्ट है। हाँ, और दूसरा, इनका सस्पिशन या दूसरों की नीयत पर शक वो बहुत हाई होता है। बाप रे, मतलब उनके दिमाग का सॉफ्टवेयर कुछ इस तरह से कोडेड है कि मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता और बाकी सब मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अब सोचिए, अगर कोई इंसान इस माइंडसेट के साथ बैठा है तो उसकी लिसनिंग कैपेसिटी तो वैसे ही खत्म हो गई ना। वो तो आपको सुन ही नहीं रहा है। वो बस अपने अगले अटैक की तैयारी कर रहा है। सही कहा। लेकिन ऐसा क्यों होता है? मतलब इसके पीछे कोई साइकोलॉजी तो होगी, है ना? इसके पीछे एक बहुत गहरा साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म काम कर रहा होता है। उनका जो ईगो है वो बहुत ही नाजुक होता है। नाजुक? बाहर से तो वो बहुत कॉन्फिडेंट दिखते हैं। वही तो इल्यूजन है। असल में उनके लिए अपनी एक छोटी सी गलती मानना भी अपने पूरे वजूद को खतरे में डालने जैसा फील होता है। ओहो, मतलब उनके लिए लाइफ और डेथ सारी बात हो जाती है। एग्जैक्टली। इसीलिए वो अपने चारों तरफ एक ऐसा कवच बना लेते हैं जहां हर फीडबैक उन्हें एक हमले की तरह लगता है। अब समझ आ रहा है। तो जब आप इस बात को समझ लेते हैं तो आपको ये भी समझ आ जाता है कि ये एक वन वे फाइट है। मतलब एक तरफा लड़ाई। हाँ, जो इंसान इस बात के लिए राजी ही नहीं है कि उसमें कोई कमी हो सकती है, वो आपके समझाने से तो कभी नहीं बदलने वाला। तो फिर नोट्स का पहला रूल यही हुआ कि अपनी रणनीति को फिक्स करना बंद करो से शिफ्ट करके मैनेज करना शुरू करो पर लाना होगा। बिल्कुल यही है पहला कदम। लेकिन यहां मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। हाँ, बताइए। क्या किसी रिश्ते में शुरुआत में ही ये मान लेना कि ये इंसान कभी नहीं बदलेगा एक बहुत ही पेसिमिस्टिक या निराशावादी सोच नहीं है? कई लोगों को ऐसा लगता है। मतलब ऐसा लगता है जैसे हम उम्मीद छोड़ रहे हैं या हार मान रहे हैं। मैं समझ रहा हूं आप क्या कह रही हैं। बाहर से देखने पर यह निराशावाद लग सकता है, लेकिन साइकोलॉजी के नजरिए से यह सेल्फ प्रोटेक्शन का सबसे पहला और जरूरी कदम है। सेल्फ प्रोटेक्शन? वो कैसे? देखिए,
इसे हार मानना नहीं कहते, इसे वास्तविकता को स्वीकार करना कहते हैं। आप एक सॉफ्टवेयर के ग्लिच को हथौड़े से तो ठीक नहीं कर सकते ना। बिल्कुल नहीं, वो तो और टूट जाएगा। वही बात है। अगर आप ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि एक दिन वो अचानक सुबह उठेंगे और कहेंगे, अरे हाँ, तुम सही थे, मेरी ही गलती थी। जो कि कभी नहीं होने वाला। एग्जैक्टली। तो आप असल में खुद को ही लगातार चोट पहुंचा रहे हैं। इस बात को एक्सेप्ट करना कि उनका बिहेवियर आपके कंट्रोल में नहीं है, आपको जिम्मेदारी से आजाद कर देता है, जो आपकी थी ही नहीं। वाह, ये नजरिया वाकई बहुत लिबरेटिंग है ना? हाँ, मतलब आपने अपनी एनर्जी को एक ऐसी जगह इन्वेस्ट करना बंद कर दिया जहां से कोई रिटर्न नहीं आने वाला। बिल्कुल सही। तो ठीक है, हमने ये मान लिया कि हमें उन्हें सुधारना नहीं है, तो इसके बाद क्या? अब आता है असली एक्शन प्लान। क्योंकि असली टेस्ट तो तब होता है ना जब वो अचानक से कोई बेतुकी बहस शुरू कर देते हैं। हाँ, उस वक्त दिमाग ठंडा रखना बहुत मुश्किल होता है। वही तो, उस गर्मा गर्मी वाले पल में जब कोई आप पर झूठा इल्जाम लगा रहा हो, शांत रहना तो दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। और वहीं पर इस फ्रेमवर्क का दूसरा टूल काम आता है, जो सीधे तौर पर हमारी एनर्जी बचाने पर फोकस करता है। वो टूल क्या है? नोट्स का सीधा उसूल है कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। अरे पर ये तो बहुत मुश्किल है मुश्किल। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि हम हर इल्जाम का क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं। मतलब हम सफाई देने लगते हैं। हाँ, मान लीजिए ऑफिस में कोई ऐसा कलीग है या घर में कोई ऐसा सदस्य है जो कहता है, तुम्हें तो कभी कोई काम ढंग से करना आता ही नहीं। किया है, मैंने वो फाइल टाइम पे दी थी, मैंने वो काम किया था। एग्जैक्टली। लेकिन ये रणनीति कहती है कि बस एक हल्का सा नोट दे, ठीक है या मैं समझ गया कहें, और बात को वहीं ड्रॉप कर दे। और इस बात को ड्रॉप करने की प्रोसेस को नोट्स में एक बहुत ही विजुअल नाम दिया गया है। हाँ, द ग्रे रॉक तकनीक। मैंने इसके बारे में पहले भी थोड़ा बहुत सुना है, लेकिन इन नोट्स ने इसे बहुत अच्छे से डिकोड किया है। ग्रे रॉक का मतलब है एक स्लेटी रंग का पत्थर बन जाना। बिल्कुल, यानी आपका रिस्पॉन्स पूरी तरह से न्यूट्रल और इमोशनलेस होना चाहिए, कोई भावना नहीं, कोई एक्सप्रेशन नहीं। पर ये काम कैसे करता है? इस तकनीक का असली मैकेनिज्म समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जो इंसान लगातार बहस करता है या उकसाने वाली बातें करता है, वो असल में आपके लॉजिक की तलाश में नहीं है। तो उसे क्या चाहिए? वो एक ड्रामा क्रिएट करना चाहता है। उसे आपके इमोशनल रिएक्शन से एक तरह का डोपामीन हिट मिलता है। अच्छा। मतलब उन्हें मजा आता है। हाँ। आपकी झुंझलाहट, आपका गुस्सा, आपका जोर जोर से अपनी सफाई देना, ये सब उनके लिए एक फ्यूल की तरह काम करता है, जो उन्हें और ज्यादा आक्रामक होने की एनर्जी देता है। ओहो, ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे किसी धधकती आग से अचानक ऑक्सीजन खींच लेना। क्या बात है, बहुत ही सही एनालॉजी दी आपने। मतलब आग यानी वो बहस करने वाला इंसान तभी तक जल सकती है जब तक आप उसे अपने रिएक्शन रूपी ऑक्सीजन की सप्लाई देते रहेंगे। एकदम सही। आप जैसे ही एक बेजान पत्थर बनते हैं, कोई एक्सप्रेशन नहीं, कोई बचाव नहीं, तो आग को अपना फ्यूल मिलना बंद हो जाता है और वो बुझने लगती है। अगर वो कहें कि ये तुम्हारी वजह से खराब हुआ है, और आप बहस करने के बजाय सिर्फ इतना कहें, देख लेंगे, तो उनके पास आगे बोलने के लिए कुछ बचता ही नहीं। लेकिन इस आग वाली एनालॉजी में मैं एक और लेयर जोड़ना चाहूंगा। बताइए। जब आप पहली बार किसी ऐसे इंसान के साथ ग्रे रॉक टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा कि वो तुरंत शांत हो जाएंगे। अरे, तो क्या होगा, बल्कि शुरुआत में वो आग और ज्यादा भड़केगी। मतलब वो और ज्यादा गुस्सा करेंगे। बिल्कुल, वो आपको उकसाने के लिए और भी तीखी बातें कहेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि अरे, मेरा पुराना तरीका काम क्यों नहीं कर रहा है। अच्छा, उनका जो यूजुअल ड्रामा था वो उन्हें नहीं मिल रहा। हाँ। इसे साइकोलॉजी में एक्सटिंक्शन बर्स्ट कहते हैं। एक्सटिंक्शन बर्स्ट। जी। लेकिन अगर आप उस पल में भी न्यूट्रल बने रहें, हाँ। और आपने कोई रिएक्शन नहीं दिया, तो आखिरकार उनका दिमाग बोर हो जाएगा। वाओ। वे समझ जाएंगे कि यहाँ से उन्हें वो इमोशनल ड्रामा नहीं मिलने वाला, जिसकी उन्हें आदत है। ये सुनना तो बहुत आसान लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल है यार। हाँ, प्रैक्टिस चाहिए होती है। पर मान लीजिए हमने ग्रे रॉक टेक्निक सीख ली और हम 10 मिनट के उस बहस से बच गए, लेकिन हम हमेशा के लिए तो पत्थर बनकर नहीं जी सकते ना। बिल्कुल नहीं। अगर वो इंसान हमारा बॉस है या हमारे परिवार का कोई ऐसा सदस्य है जिसके साथ हमें एक ही छत के नीचे रहना है, हाँ, जो कि बहुत कॉमन है, तो 24 घंटे ग्रे रॉक मोड में रहना तो हमारी खुद की मेंटल हेल्थ को खत्म कर देगा। हम तो रोबोट बन जाएंगे। इसीलिए नोट्स भी कहते हैं कि ग्रे रॉक सिर्फ एक इमरजेंसी ब्रेक है, कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं। तो परमानेंट सोल्यूशन क्या है? जब बात लंबे समय तक ऐसे लोगों के साथ सरवाइव करने की आती है, तो हमें एक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म की जरूरत होती है। और यहीं पर नोट्स हमें एक बहुत ही क्रिटिकल टूल देते हैं। बाउंड्री सेट करना। एग्जैक्टली, क्लियर बाउंड्री सेट करना।
आपको अपनी सीमाओं को बहुत ही स्पष्ट, शांत लेकिन फर्म तरीके से डिफाइन करना होगा। और यहाँ एक बात क्लियर करना चाहूंगी, बाउंड्रीज सेट करने का मतलब ये नहीं है कि हम उन्हें बता रहे हैं कि उन्हें क्या करना है। हाँ, हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। हम ये तय कर रहे हैं कि हम क्या बर्दाश्त करेंगे। जैसे नोट्स में एक बहुत अच्छा उदाहरण है कौन सा? कि अगर कोई बिना बात के दबाव बना रहा है तो आप साफ शब्दों में कह सकते हैं, मैं इस टॉपिक पर अभी कोई बहस नहीं करना चाहता, या अगर आपको अपने हिसाब से चेक करना है तो कर लीजिए, पर मैं इस पर आगे डिस्कशन नहीं करूंगी। बहुत बढ़िया उदाहरण है। इस तरह के स्टेटमेंट्स में ना एक बहुत ही सटल पावर होती है। मतलब आप लड़ भी नहीं रहे हैं। हाँ, आप कोई एग्रेशन नहीं दिखा रहे हैं, आप सिर्फ एक फैक्ट स्टेट कर रहे हैं। बाउंड्रीज सामने वाले के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए नहीं होती, वे आपके खुद के स्पेस को प्रोटेक्ट करने के लिए होती हैं। सही कहा। इसके साथ ही नोट्स में डिस्टेंस यानी दूरी बनाने को भी एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी माना गया है। दूरी बनाना। जी, हर मसले को टेबल पर बैठकर सुलझाने की जरूरत नहीं होती। कई बार अपनी इन्वॉल्वमेंट को कम कर देना और सेंसिटिव टॉपिक से खुद को दूर रखना ही सबसे बेहतरीन रणनीति होती है। लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को एक गिल्ट महसूस होता होगा। गिल्ट? कैसा गिल्ट? अगर हम लगातार दूरी बनाते हैं, यहाँ किसी बात का जवाब देने से मना कर देते हैं, तो क्या सामने वाला ऐसे हमारी कमजोरी नहीं मान लेगा? अच्छा, वो पर्सपेक्टिव। हाँ, वो तो यही कहेंगे कि देखो इसके पास कोई जवाब नहीं है इसलिए भाग रहा है। क्या ये सिचुएशन से भागने जैसा नहीं है? देखिए, ये एक बहुत ही वैलिड कंसर्न है, क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि अपनी बात पर डटे रहना और उसे साबित करना ही बहादुरी है। बिल्कुल, फिल्मों में भी यही दिखाते हैं। हाँ, लेकिन अगर हम इस पूरी सिचुएशन को एक थोड़े बड़े पर्सपेक्टिव से देखें, तो हमें यह समझना होगा कि दूरी बनाना भागना नहीं है। तो क्या है? ये सिचुएशन का कंट्रोल अपने हाथ में लेना है। जब वो कहते हैं कि तुम भाग रहे हो, हाँ। तो वो असल में आपको वापस उस बहस के दलदल में खींचने के लिए एक दाना डाल रहे होते हैं। ओहो, एक ट्रैप है वो। बिल्कुल। अगर आप उस दाने को चुग कर वापस सफाई देने लगे तो आप उनकी गेम खेल रहे हैं। आप फिर से वही गलती कर रहे हैं। हाँ, दूरी बनाने का मतलब है कि आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि आपका समय और आपकी दिमागी शांति उनके इलॉजिकल ड्रामे से कहीं ज्यादा कीमती है। वाओ। ये कमजोरी की नहीं, बल्कि एक्सट्रीम इमोशनल इंटेलिजेंस की निशानी है। तो हमने उन्हें फिक्स करना बंद कर दिया, बहस के वक्त ग्रे रॉक का इस्तेमाल किया और लंबे समय के लिए बाउंड्रीज और दूरी बना ली। एकदम सही फ्रेमवर्क। लेकिन ये सब तो एक्सटर्नल डिफेंस हो गया, बाहर की लड़ाई। मेरे हिसाब से सबसे खतरनाक जंग तो उस बहस के खत्म होने के बाद शुरू होती है। आप इंटरनल मोनोलॉग की बात कर रही हैं? हाँ, जब आप अकेले होते हैं और वो सारी बातें आपके दिमाग में लूप की तरह चलती रहती हैं। उसने ऐसा कैसे कह दिया, मुझे उस वक्त ये जवाब देना चाहिए था। ये तो हर किसी के साथ होता है ना? बाहरी बाउंड्रीज तो बन गई, लेकिन अपने खुद के दिमाग के अंदर जो शोर चल रहा है उसे कैसे रोकें? मैं कहूंगा कि ये इस पूरी डीप डाइव का सबसे प्रोफाउंड हिस्सा है, क्योंकि अगर आपका इंटरनल माइंडसेट नहीं बदला तो बाहर की कोई भी तकनीक आपको ज्यादा दिन नहीं बचा पाएगी। तो फिर नोट्स इसके बारे में क्या कहते हैं? नोट्स यहाँ एक बहुत ही स्पेसिफिक आदत को तोड़ने की बात करते हैं, और वो है सबूत देने की आदत या ओवर एक्सप्लेनिंग। अरे हाँ, हम इंसानों की फितरत ही होती है कि हम सच्चाई को साबित करना चाहते हैं। बिल्कुल। क्योंकि हमें लगता है कि दुनिया लॉजिक पर चलती है। अगर हम सारे एविडेंस टेबल पर रख देंगे तो कोई भी समझदार इंसान मान जाएगा कि हम सही हैं। पर हम ये भूल जाते हैं कि सामने वाला समझदार इंसान की तरफ बर्ताव ही नहीं कर रहा है। ओहो, वही पुरानी बात। हाँ, जैसा कि हमने शुरू में डिस्कस किया था, उनका सस्पेशन लेवल बहुत ज्यादा है। आप जितना ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे, आप जितने ज्यादा सबूत देंगे, आप असल में उन्हें अटैक करने के लिए उतना ही ज्यादा सरफेस एरिया दे रहे हैं। मतलब हम खुद ही उन्हें हथियार दे रहे हैं। एग्जैक्टली। वो आपके दिए हुए हर सबूत में एक नई कमी निकाल लेंगे और बहस को एक नई दिशा में मोड़ देंगे। ये तो बिल्कुल दलदल या क्विकसैंड वाली बात हो गई। कैसे? देखिए, आप दलदल में गिरे हैं और अपनी सच्चाई साबित करने के लिए आप जितना ज्यादा हाथ पैर मार रहे हैं, जितना ज्यादा बोल रहे हैं, हाँ, आप उनके शक और उन बेतुके तर्कों के दलदल में उतना ही नीचे धंसते जा रहे हैं। आप खुद को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी हरकतें ही आपको और अंदर खींच रही हैं। बहुत ही सटीक एनालॉजी है। और उस दलदल से बाहर आने का एक ही तरीका है, हाथ पैर मारना बंद करना। बिल्कुल। और यहीं पर वो इंटरनल शिफ्ट आता है जिसके नोट्स बात करते हैं। आपको खुद को ये समझाना होगा कि मुझे हर बार सही साबित होने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो बहुत मुश्किल है। ये एक तरह का ईगो डेथ है। जब आप इस बात से आजाद हो जाते हैं कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है, तो उनका आप पर जो पावर होल्ड था वो हमेशा के लिए टूट जाता है। वाह।
आपको बस खुद से ये कहना है, मुझे पता है कि मैंने क्या किया है और मेरी सच्चाई किसी दूसरे के वैलिडेशन पर टिकी नहीं है। ये इंटरनल शिफ्ट सुनने में जितना पावरफुल है, इससे अपनी लाइफ में उतारना उतना ही मुश्किल है, लेकिन ये ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। अब इन सब के बीच नोट्स में एक बहुत ही सीरियस वार्निंग साइन भी दिया गया है, जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, वो बाउंड्री लाइन। बिल्कुल। अभी तक हम जिन मुश्किल बिहेवियर्स की बात कर रहे थे, वो झुंझलाहट पैदा करते हैं, दिमाग खराब करते हैं, लेकिन कभी-कभी सिचुएशन सिर्फ मुश्किल नहीं रह जाती। सही कहा। हमें एक मुश्किल पर्सनालिटी और एक टॉक्सिक या अब्यूजिव पैटर्न के बीच का फर्क समझना ही होगा। वो फर्क क्या है? अगर कोई इंसान एक ऐसा माहौल बना रहा है जहां आप लगातार मेंटल स्ट्रेस में हैं, जहां हर दिन आप पर झूठे इल्जाम लग रहे हैं और आपके सेल्फ एस्टीम को जानबूझकर तोड़ा जा रहा है, हाँ। तो ये सिर्फ एक डिफिकल्ट पर्सन का केस नहीं है, ये एक बड़ा रेड फ्लैग है। और ऐसे टॉक्सिक पैटर्न में ग्रे रॉक या बाउंड्रीज जैसी तकनीकें काम नहीं आती? देखिए, वो कुछ हद तक डैमेज कंट्रोल तो कर सकती हैं, लेकिन वो इस सिचुएशन का इलाज नहीं है। तो फिर क्या करना चाहिए? जब माहौल पूरी तरह से टॉक्सिक हो जाए, जहां आपकी मेंटल या फिजिकल वेलबींग खतरे में हो, तब आपको वहां से पूरी तरह अलग होने या प्रोफेशनल हेल्प लेने जैसे कड़े कदम उठाने पड़ सकते हैं। मतलब ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है? बिल्कुल नहीं। ग्रे रॉक तकनीक आपको एक बुरे दिन से बचा सकती है, लेकिन एक बुरी जिंदगी से नहीं। ये डिस्टिंक्शन समझना बहुत जरूरी है कि कब आपको मैनेज करना है और कब आपको बाहर निकलना है। ये क्लैरिटी बहुत जरूरी थी, क्योंकि हम सिर्फ ट्रिक्स अप्लाई करके एक अब्यूसिव सिचुएशन में नहीं रह सकते। बिल्कुल। तो अगर हम इन सारे नोट्स, इस पूरे फ्रेमवर्क का एक निचोड़ निकालें, तो वो एक सबसे बड़ी सच्चाई क्या है जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए जब भी हमारा सामना किसी ऐसे व्यक्ति से हो? पूरे सोर्स मटेरियल का जो सबसे डीप ट्रुथ है ना, वो एक लाइन में सिमटा हुआ है। क्या? कुछ लोग इस दुनिया में समझने के लिए नहीं, बस यकीन करने के लिए जीते हैं। वाह! समझने के लिए नहीं, यकीन करने के लिए। हाँ, उन्होंने अपने दिमाग में एक नैरेटिव, एक कहानी फिक्स कर ली है। आप चाहे जो कर लें, वे उसी कहानी पर यकीन करेंगे, क्योंकि वो कहानी उनके ईगो को बचाती है। आपका काम उस कहानी को बदलना नहीं है। और इसीलिए हमारी जो फाइनल स्ट्रैटेजी है, वो बहुत लाउड और क्लियर होनी चाहिए। बिल्कुल। उन्हें चेंज मत करो, उनसे अपनी पीस बचाओ। एग्जैक्टली। आप उनकी दुनिया का नैरेटिव नहीं बदल सकते, लेकिन आप ये जरूर तय कर सकते हैं कि उनकी उस दुनिया का असर आपके दिमागी शांति पर न पड़े। देखिए, आपकी एनर्जी बहुत लिमिटेड है। इसे उन जगहों पर इन्वेस्ट कीजिए जहां कोई कंस्ट्रक्टिव रिजल्ट मिल सके, ना कि किसी ऐसे इंसान के साथ जिसका इकलौता गोल बस आपको गलत साबित करना है। बहुत ही सॉलिड पॉइंट है। इन नोट्स ने वाकई में नजरिया बदल दिया है। लेकिन आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहती हूँ जो इन सोर्स मटेरियल को पढ़ते हुए मेरे दिमाग में आया। बताइए, क्या विचार है? एक तरह का पैराडॉक्स है ये, जरा सोचिए। हाँ। अगर हम अपनी जिंदगी में लगातार ऐसे असंभव लोगों से घिरे रहें और हर दिन खुद को बचाने के लिए हम न्यूट्रल रहें, कोई इमोशन ना दिखाएं, ग्रे रॉक बने रहें, तो क्या एक ऐसा वक्त नहीं आ सकता जब हम अनजाने में अपनी भावनाओं को हमेशा के लिए बंद कर लें? ये तो बहुत गहरा सवाल है ना? लगातार पत्थर की तरह बर्ताव करते करते क्या हम खुद बाहरी दुनिया के लिए एक असंभव इंसान नहीं बन जाएंगे? ये सोचने वाली बात है। अपनी शांति को बचाने की इस जद्दोजहद में ये ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है कि हम अपनी इंसानियत और अपनी संवेदनशीलता ना खो दें। इस विचार को अपने साथ रखिए, अपने स्पेस को प्रोटेक्ट कीजिए, लेकिन अपने अंदर के इंसान को जिंदा रखिए। आज के लिए बस इतना ही।